every person has taken the tag of being a content creator. लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं. क्रेजीएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट 1 महीने में वायरल कर दो. कोई फेवरेट मार्केटिंग बुक? ग्रंथ है फिलिप कॉटलर साहब का. बेस्ट एडवाइस इन 3 वर्ड्स? ईट प्रे लव. इंस्टाग्राम पे कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना है, उसका वॉल्यूम कम कर दोगे वो फिर भी बैकग्राउंड पे रहेगा, वो फिर भी फेच होगा. 2 चीजें हैं जो लोग नहीं बात करते. कंटेंट के साथ एक बर्नआउट आता है, फटीग आता है. आपको वो चीज अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, वेयर टू ड्रॉ द लाइन. कॉर्पोरेट ब्रांड चाहते हैं कि वो ह्यूमनाइज हो जाए, ह्यूमन चाहते हैं कि वो ब्रांड बन जाए. जो दिखता है वो बिकता है, और ये मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम विस्पर्स विद अभिषेक मित्तर. आज के हमारे गेस्ट के बारे में क्या बताऊं. वो एजुकेटर हैं, वो एक मार्केटर है, कंसल्टेंट है, पब्लिक स्पीकर हैं, राइट, और रिसर्चर हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं. उनको डिफाइन करना इतना आसान नहीं है, बट हाँ, उनसे बात कर सकते हैं आज, उनसे समझ सकते हैं कि इतना कुछ कैसे करते हैं. तो लेट्स वेलकम देवान भल्ला टू द शो. हाय देवान, वेलकम टू द शो. थैंक यू सो मच. हमने अभी यही बात करी कि बहुत कुछ कर रहे हो, है ना. आपका लिंक्डइन प्रोफाइल भी देखे तो सब कुछ है. ऐसा लगता है कि अच्छा, मेरा एक हाथ यहाँ पर भी है, वहां पर भी है, ये भी है, वो भी है. तो कर क्या रहे हो एग्जैक्टली? मैं बस अपना नाम बनाना चाह रहा हूँ, जस्ट टू बी अ पावर ब्रांड. एंड प्राइमरीली आई थिंक लिंक्डइन पर सबको ऑलरेडी सब चीज़ें विजिबल है कि एजुकेशन इज समथिंग दैट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मतलब कि मुझे वो हमेशा से रहा है कि मतलब कि कुछ कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए. सो इट इज़ माई वे ऑफ गिविंग बैक. ओके. और उसके अलावा अब भी एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर हूँ. आई हैव रिसेंटली जॉइंड अ फर्म. ओके. कि कभी ऐसे सोचा नहीं था कि मतलब कंटेंट क्रिएटर का टैग लगेगा. मैं खुद को ब्लॉगर ही बोलता हूँ, और इसलिए कंटेंट की नीश मेरी बहुत स्पेसिफिक है कि इट शुड बी समथिंग अराउंड ब्रांड, किसी कंपनी के बारे में उसका पूरा एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग, या किसी इंडिविजुअल के बारे में चीज़ें जो मुझे इंस्पायर करती है, वो मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों को भी मोटिवेट करेंगी लाइफ में. और बाकी जो कंसल्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब जो चीज़ें सीखी हैं वही चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. सही है, क्योंकि आपने कहा ब्लॉगर हो, राइट, कंटेंट क्रिएटर का टैग मिल गया है. अब तो हर चीज को कंटेंट क्रिएटर ही बोलते हैं. तो हाउ दिस चेंज फ्रॉम ब्लॉगिंग टू कंटेंट क्रिएशन, आपने कैसे देखा कि अच्छा, ये ऐसे आपने कहा कि मैं तो ब्लॉगर हूँ, कंटेंट क्रिएटर का टैग मिल गया है, बट ये शिफ्ट कैसे हुआ, ओवरऑल इंडस्ट्री में ही कैसे शिफ्ट हुआ? जब क्रिएटर इकोनॉमी बूस्ट करी ड्यूरिंग कोविड, उसके बाद एवरी पर्सन हैज टेकन द टैग ऑफ बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. आइडियली हो सकता है वो ब्लॉगर हो, व्लॉगर हो सकते हैं कि दे माइट बी अ कॉलमनिस्ट, और दे कुड बी कुछ भी. मतलब कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा टैग है. बिल्कुल. लोग अपने आप को इन्फ्लुएंसर भी बोलते हैं, बट इन्फ्लुएंसर्स आर द लाइक्स की जैसे वेरी प्रोमिनेंट आर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, राइट, और निखिल कामत सर या नितिन कामत सर, राइट. ये लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर का टैग रखते हैं, या अमन गुप्ता सर. ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है. अब पहले लोग ज्यादा दिल से लिखते थे या ज्यादा ऑनेस्ट ओपिनियंस होते थे. अब थोड़ा कमर्शलाइजेशन की तरफ चला गया ये, कि कंटेंट को पैसे से अब लिंक कर दिया. वो तो एक अंडरलाइन बेनिफिट लोग समझ के चल रहे हैं कि अच्छा, मैं कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा जो एंड मोटिव यही है कि मुझे पैसा कैसे मिलेगा इससे. मतलब जब मैंने लिंक्डइन देखा था तो उस समय वो लोग मेरे मेंटोर्स हैं, जो उस समय बहुत ही रिस्पेक्टेड लोग थे इंडस्ट्री में, और स्पेस बहुत छोटा था. तो वहां पर जेन्युइन इंटरेस्ट से लोग बहुत चीजें कर रहे थे, जब क्योंकि वहां पर कमर्शलाइजेशन का एंगल नहीं था. जो ये जो पूरा एक पीस इवॉल्व हुआ है क्रिएटर इकोनॉमी का, वो इसलिए इवॉल्व हुआ है बिकॉज लोगों को लगा कि अच्छा, ये कंटेंट क्रिएटर के साथ इफ वी कोलैबोरेट देन ऑब्वियसली देयर इज मोर बेनिफिट कंपनीज के लिए भी, ब्रांड्स के लिए भी. वो तो है ही. अब कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, एक आधे डी इन्फ्लुएंसर्स भी हैं. उसका मेजर रीजन यही है कि एक प्रॉब्लम को देखने के मल्टीपल तरीके होते हैं. अब अगर आप समाज के हित के लिए कुछ कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको इन्फ्लुएंसर का टैग मिलता ही है. ठीक है, हम सब ने देखा है कि क्रिएटर अवार्ड्स भी अभी इस साल स्टार्टिंग में हुए हैं, जहाँ पर काफ़ी फेमस लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया है. ठीक है, हम लोग भी इनवाइटेड थे, एंड वो एक बहुत बड़ा स्टेप है एज अ, आई वुड से एज अ इकोनॉमी, कि
हम लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट में इतना पावर है कि वो एक पूरी जनता को मोबिलाइज कर सकता है फॉर अ कॉज। अब वो कॉज कुछ भी हो, या आपको करियर में बेटर करना है, या आपको सोशल वर्क के अंदर कहीं जाना है, या आपको किसी को गाइड करना है, तो वो अलग अलग स्फीयर्स होते हैं। बट इन सब के अंदर कुछ गिने चुने लोग हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, मेजॉरिटी कंटेंट क्रिएटर्स हैं। जैसे ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे है, राइट? हम्म, मतलब वो मेरे सामने हुआ है, मैंने देखा है, होते हुए देखा है कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लिया जहाँ पे वो उन सबको लेकर आ रहे हैं जो सोसाइटी के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, या जो सोसाइटी के लिए गिव अप करा है उन्होंने इतना कुछ। तो वो बहुत अच्छा लगता है, वो कंटेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, जहाँ पे आप विदाउट एनी कमर्शियल मोटिव आप देख रहे हो कि यार मैं कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इट टच, सो वो वाला हिसाब मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। वो एक कम्युनिटी बेस्ड मॉडल है। कोई अगर जैसे कंटेंट क्रिएटर है, उनके पास उनकी खुद की वेबसाइट है, फिर उनका खुद का मेलिंग लिस्ट है, फिर उनके ऑफलाइन उनके मीटअप्स होते हैं, ठीक है, हो सकता है उनको कोई बिजनेस वेंचर्स हो। ये सब चीज़ें एक दूसरे के अंदर कंट्रीब्यूट करती हैं। जितने नए लोग आपके साथ जुड़ेंगे, उतने नए लोग आपके वेबसाइट को जाकर देखेंगे, ज़्यादा एक्सपोजर होगा, अवेयरनेस आएगी, विजिबिलिटी होगी, उतने लोग आपसे कनेक्ट भी करना चाहेंगे, आपके मेलिंग लिस्ट में सब्सक्रिप्शन आएगा, आपके यूट्यूब या सोशल मीडिया के दूसरे हैंडल्स पे फॉलोअर काउंट बढ़ेगा, ठीक है, इंगेजमेंट बढ़ेगी तो आपके कोलैबोरेशंस बेटर होते चले जाएंगे, उनका कमर्शियल वैल्यू बढ़ता जाएगा। ये तो कमर्शियल वैल्यू वाली बात हो गई। बट जैसे अब ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे या बेटर इंडिया, टेडेक्स है, ये सब इनके बहुत सारे चैप्टर्स इवॉल्व हो रहे हैं, टेडेक्स स्पेसिफिकली। राइट, वो इसलिए हो रहे हैं बिकॉज ज्यादा से ज्यादा लोग चाह रहे हैं कि मोटिवेटेड कैसे रखे खुद को। आजकल लोगों का थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इज ऑन द लोअर साइड। दे डू नॉट हैव द कॉन्फिडेंस कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, हमारे में कोई एक्स फैक्टर है जिसकी वजह से हमें ये टॉप जॉब मिले, या हम कुछ समाज के लिए करें। तो जिनका इंटरनल मोटिवेशन लेवल कंपैरेटिवली लोगों के कंपैरिजन में कम होता है, वो एक्सटर्नल मोटिवेशन सीख करते हैं। तभी ये जो हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, ये उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तभी इस तरह का कंटेंट भी ग्रो करता है। मैंने भी जब पायलट करके देखा तो मैं शायद इकलौता होऊंगा पूरे प्लेटफॉर्म पर जो शायद बहुत रिगरसली और कंसिस्टेंटली सालों से एक आर्मी पर्सनालिटी के बारे में जरूर बात करेगा। मैं बोलने वाला था, मैं या इस बारे में पूछने वाला था कि आपकी हर सेकंड पोस्ट, ऑलमोस्ट सेकंड पोस्ट एवरी वीक ओनली वंस, हाँ, तो वो एक डेडिकेटेड हमारे आर्म फोर्सेस से होती है। और सिमिलरली सिविल सर्वेंट्स, यूजली लोगों को लगता है कि अगर कोई एक पोजीशन ऑफ पावर में है, या कोई, या लोगों को लगता है कि ब्यूरोक्रेट्स, रेड टेपिज्म, ये सब एक साथ एग्जिस्ट करता है। बट उनके पास उस चीज की विजिबिलिटी नहीं है कि देयर आर कितने सारे और लोग हैं जो कि जेन्युइनली चीजें कर रहे हैं समाज के लिए। अब हम लोग यहाँ बैठे हैं अपने घरों के अंदर सेफ, बट हम लोग कभी ये कंपेयर नहीं करते कि उनका क्या जिनके कोई बाहर बॉर्डर पे है। बिल्कुल, तो सोच वो एक आज के समाज के अंदर मुझे लगता है शायद एम्पैथी तो एग्जिस्ट करती ही नहीं है, सिंपैथी भी शायद खत्म हो रही है। इसलिए उस चीज को मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को वो चीज रखनी चाहिए, और ये कंसिडरेशन रहना चाहिए कि कोई है जो कि जिनकी वजह से आपकी प्रेजेंस है अभी, लाइक यू आर लिविंग एंड यू आर अप एंड अबाउट, कि आपकी लाइफ के अंदर खुशी है, कुछ भी है। बट हम लोगों को डेफिनेटली एक स्टेप बैक लेके देखना चाहिए कि वो किसकी वजह से हो रही है। वो बड़ा मुश्किल है, उन लोगों के लिए सोच पाना भी बहुत मुश्किल होता है। कितनी सीरीज आती हैं, वेब सीरीज हैं, डॉक्यूमेंट्री है, जहाँ पे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब देखते हैं कि अच्छा यार वो कर क्या रहे हैं, और उनकी फैमिली क्या कर रही है, उनकी, बिकॉज व्हेन दे आर नॉट, हमको ही लगता है जब हम एक हफ्ते के लिए अपनी फैमिली से दूर है बिजनेस ट्रिप पे, तब इतना मिस करते हैं। वो लोग तो मिलते ही नहीं, और उनको ये भी नहीं पता कि मिलेंगे नहीं मिलेंगे। ये तो दो अलग फीलिंग्स हैं कि अच्छा मैं गया हूँ, फ्रंट पर हूँ, तो मुझे पता भी नहीं कि मैं मिलूंगा नहीं मिलूंगा। तो वो फीलिंग ही बहुत डिफरेंट है, तो हम सोच भी नहीं सकते। बट लाइक रियली हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज मैं पढ़ रहा था आपके सारे के सारे कि आपका हर वीक आपका जो एक पोस्ट आता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। थैंक यू। सो देवान, आगे बढ़ने से पहले कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करते हैं। क्रेजीएस्ट क्लाइंट रिक्वेस्ट यदि कोई हो आपकी? 1 महीने में वायरल कर दो। अच्छा कोई फेवरेट मार्केटिंग बुक? ग्रंथ है फिलिप कॉटलर साहब का।
You still marketing follow it. management. You still follow It it. is the absolute truth. Most overused LinkedIn phrase. CFBR, commenting for better reach. Your secret talent. Being authentic. Okay. Best advice in 3 words. Eat, pray, love. Do influencers have a significant impact on consumer decisions? They do, depending upon if they're actually an influencer. Okay. One last. Do personal brands need to be perfect? No. ग्रेट. अब इससे ना एक टोन सेट करना चाह रहा था कि हम आगे बढ़ रहे हैं, तो क्योंकि आप एक मार्केटर हो, राइट? तो अभी आपके बहुत अच्छे कुछ फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, 100,000 प्लस फॉलोअर्स हैं. तो आपको कोई फीलिंग आती है कि यार मैं एक इन्फ्लुएंसर पेरेंट हूँ जो लोगों को बोल रहा हूँ कि यार कंटेंट लिखो, अच्छा लिखो, ऑथेंटिक लिखो? मेरे को ऐसा कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि लाइफ में लोगों को वही करना चाहिए जिसके अंदर उनका पैशन होता है. मेरे लिए जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, मैं फिर दोबारा वही वर्ड बोलूंगा, ब्लॉगिंग. हाँ. वो इसलिए करी क्योंकि मेरा बी स्कूल के टाइम पर सेकेंड ईयर में आके थोड़ा रिलेटिवली काम और कंपोज हो रहा थी इन चीज़ें. आपको पता है कि अच्छा ये स्ट्रक्चर है. बहुत सारे बी स्कूल कॉम्पिटिशन से पार्ट ले रहा था, उसमें अवार्ड्स मिल रहे थे. तो मेरे को था कि कैसे बाकी लोग जो नए आईएम्स में भी ज्वाइन किए हैं या आप करेंगे, या मेरे खुद के कॉलेज का नाम कैसे हो. अगर मैं ही इंस्पायर नहीं कर सकता एज समबडी हु कैन बी कि फर्स्ट बैच का ऑफ अ न्यू आईएम, जिसको बेबी आईएम बोलते हैं, ठीक है, उसने अपने लिए एक बहुत अच्छी जर्नी कार्व करी है मेरे कॉलेज ने, कि लोग जानते हैं, वो रैंकिंग्स में दिखता है, और अभी उसको 10 साल भी नहीं हुए. बिल्कुल. तो मुझे ये लगता है कि चेंज आपसे स्टार्ट होता है. अगर आप वेट कर रहे हो कि कोई आकर आपके कॉलेज के बारे में तारीफ करेगा, तो वो तब होता है जब आपके कॉलेज के अंदर जब आप खुद कुछ बैचेस निकल गए हो, ठीक है. बट एज अ फर्स्ट बैच एलुमनाई, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे एल्मा मैटर की तरफ. मैंने वो करने के लिए मैंने लिंक्डइन स्टार्ट किया था, कि अपने कॉलेज की जर्नी, वो नहीं होता कि जैसे लोग इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी करते हैं, ठीक है, मैंने वैसे नहीं किया. आई डिड इट मोर फ्रॉम आई वुड से प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, फ्रेमवर्क फॉलो करा, अगर आपको वैसा लगता है तो, कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से क्या इम्पैक्ट अब आएगा. मैं जो भी करियर सक्सेसेस हैं, या अगर मैं बहुत एमिनेंट पर्सनालिटीज के साथ अगर उठ रहा बैठ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, या उनके साथ बिजनेस एक्सचेंज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने कहीं से एमबीए किया है, या मैंने कहीं से बीटेक करी है. तो उन कॉलेजेस के नाम इसलिए हैं क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि अच्छा टैलेंट जा रहा है वहाँ पे. वो टैलेंट अगर कंट्रीब्यूट करने में अगर मेरा 1% भी योगदान है, तो आई वुड कंसिडर कि मैंने वहाँ का नमक खाया, तो मैंने नमक अदा किया है. हाँ, वो अदा करा है मैंने फिर. ठीक है. हमने लास्ट क्वेश्चन जो मेरा था वो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर था, राइट? आपसे जितनी भी बात हो रही है उसमें निकल कर आ रहा है कि आप पर्सनल ब्रांड है. मतलब आपने जैसे बोला कि मैं एक ब्रांड बनना चाहता हूँ, और मैं ब्रांड हूँ. मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हो. हाँ, नाम हो, वो ऑथेंटिकली हो, क्योंकि ब्रांड इतना ज्यादा एक अब्यूज्ड वर्ड बन चुका है कि, और ये शायद बहुत सारे पॉडकास्ट के ऊपर मैंने बताया भी है कि कंपनीज कॉर्पोरेट ब्रांड चाहते हैं कि वो ह्यूमनाइज हो जाएं, ठीक है, और ह्यूमन चाहते हैं कि वो ब्रांड बन जाए, ठीक है. और इसके बीच में एक स्वीट स्पॉट कहीं ना कहीं लाई जरूर करता है, जहां पर ऑथेंटिसिटी मीट करती है विद एक्सपेक्टेशन. आपके जो रीडर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, या आपकी कंपनी के भी जो लोग हैं, या इंडस्ट्री के जो लोग हैं, वो आपके साथ कब डील करना चाहेंगे? जब उनको आप पर भरोसा होगा, ट्रस्ट होगा, ठीक है. इसलिए आपके कितने ही मर्जी फॉलोअर्स क्यों ना हो, अगर वो एक ऑथेंटिक कॉन्वर्सेशन पे लीड नहीं कर रहा है किसी ब्रांड के लिए, अगर वो टैंजिबलाइज नहीं हो सकता है, ठीक है, तो देन देयर इज अ नीड टू रीलुक कि हम लोग कैसे और बेटर कर सकते हैं. और मेरा जेन्युइनली हमेशा से यही मानना है कि जो दिखता है वो बिकता है, और ये मार्केटिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल ही है. बिल्कुल. ठीक है, बट इतना भी ज्यादा मत बिको कि मतलब सबको लगे कि बिक ही चुके हो. बहुत अच्छी बात करी आपने कि शायद ये ओवररेटेड भी है आजकल, बट ये रिसेंटली हुआ है. पर्सनल ब्रांडिंग आज, मतलब मैं आज से यदि 6 साल पहले भी चले जाऊं, 2020 के बाद से आपने पर्सनल ब्रांड, आई थिंक, सुनना भी शुरू किया है. मैंने एक बार शायद बहुत पहले ये वर्ड यूज करा था, पर्सनल ब्रांड, तो उसके नीचे बड़े सारे क्वेश्चन आए थे कि ये क्या है, ये क्या बात हो रही है. मेरा एक्चुअल में एजेंडा था कि
पावर ब्रांड क्या होता है, क्योंकि मेरा अभी रिसेंटली जितने भी कॉन्वर्सेशन होते हैं, मैं पर्सनल ब्रांड नाम की कोई चीज़ यूज़ ही नहीं कभी रेफरेंस में लेकर आता, बिकॉज वो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बार बार एक ही चीज़ को ठोकते पीटते रहते हैं सब लोग। पर्सनल ब्रांड क्या है? पर्सनल ब्रांड, आपके ब्रांड में पावर है कि नहीं? हाँ, पर्सनल तो होगा ना, क्योंकि आपका है। I have to change my term now. Personal brand to power brand. Because मैं भी आई थिंक आप भी बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि वो इस पावर ब्रांड की जर्नी में अभी कहाँ पर है? आई थिंक अभी के टाइम पर 10-20% स्टूडेंट्स के अंदर वो अवेयरनेस आ चुकी है कि उनको कुछ अलग करना है, ओके। कि दे हैव वोकन अप, नॉट द वोक कल्चर, नहीं। बट दे हैव वोकन अप, कि एक रियलाइजेशन है कि अच्छा मुझे आज से 2 साल बाद कम से कम इतनी क्लैरिटी कि मुझे अगले आज से 2 साल बाद क्या करना है। ठीक है, मेजॉरिटी है जो कि जैसे चल रहा है पानी का बहाव है हाँ, वैसे बह रहे हैं। ठीक है, ये एक बार कॉन्वर्सेशन करने से या 2 बार कॉन्वर्सेशन करने से स्पाइक आता है किसी के दिमाग में कि अच्छा शायद हम लोग कुछ अलग कर सकते हैं, या हम लोग जो कर रहे हैं उसमें कितना इम्पैक्ट ला सकते हैं। ये वो वाली बात हो रही थी कि सब लोग एक कॉर्पोरेट सेटअप में काम करते हैं, बट कुछ लोगों का काम बहुत अलग से दिखता है, मेजॉरिटी का नहीं नहीं दिखता है, दिखता। और उन मेजॉरिटी को शायद फर्क भी नहीं पड़ता है। और उनको ये लगता है कि ये अलग क्या कर रहे हैं। हाँ, वो एक और कहानी होती है ना कि यार हमारी तो जब वो कॉर्पोरेट में सबका एवरेज रेटिंग 3 है यदि कंपनी में, तो इसकी इनकी 5 क्यों है हाँ, और मेरी 3 क्यों है? वो डिफरेंस क्यों है? वो सिर्फ ये देखते हैं कि आउटपुट में क्या डिफरेंस है, हाँ, वो ये नहीं देखते कि इनपुट में क्या डिफरेंस है। तभी एक बड़ा प्यारा एक टर्म है मार्केटिंग के अंदर, ब्रांड का ही पार्ट है वो, उसको हाँ, बोलते हैं ब्रांड इक्विटी, हम्म, कि वो क्या डेल्टा है, वो डिफरेंस क्या है आपके और आपके कंपेटिटिव ब्रांड की वजह से, जिसकी वजह से आप ज्यादा पैसा चार्ज कर सकते हो या आप एक प्रीमियम कमांड कर सकते हो मार्केट में। लोगों को लगता है कि वो टैंजिबलाइज नहीं हो सकता, बट एक्चुअल में वही चीज है ब्रांड की जो टैंजिबलाइज हो सकती है। मैं एक बहुत अच्छा एग्जांपल याद आ रहा है मुझे, नेस्ले का मैगी का। हम्म, आई स्टिल रिमेम्बर, वो एक ब्रांड इक्विटी की बात थी वहां पे, जब उनका बिल्कुल किल हो गया कि भैया इंडिया में मैगी बिक ही नहीं रही क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड्स निकल कर आए। बट वो ब्रांड इक्विटी थी जिन्होंने उसको दोबारा खड़ा करा। आई थिंक उसकी ब्रांड इक्विटी और कितने स्मार्टली उसका मार्केटिंग का। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन जिस तरीके से उन लोगों ने उस समय हैंडल करा, और उसको फिर एक कैंपेन के साथ प्लग किया, मेरी मैगी, कि सब लोग कोई पहाड़ों पे जाके लोग मैगी की यादें शेयर कर रहे हैं, या घर पर, या 2 AM मैगी, या हॉस्टल वाली मैगी, या चाय टपड़ी वाली मैगी। तो वो आपके सामने है कि मतलब प्रोडक्ट है वो। उस समय बहुत सारे कंपेटिटिव ब्रांड ने आकर अपने मार्केट आप को खाने की बहुत जोर शोर से प्रमोट किया, बहुत ज्यादा बट रिमेम्बर। आप किसी को एक बार बेच सकते हो, 2 बार बेच सकते हो, बट अगर वो भरोसा नहीं है तो आप हाँ। उसके लॉयल कस्टमर कभी नहीं बनोगे। तो एक और मेरा क्वेश्चन है, आई नो कि हमने ऑलरेडी इस पे बात करी, आपने ऑथेंटिसिटी की, राइट? जो आजकल की जो नेक्स्ट जनरेशन है, मैं उनके लिए बोलना चाहूँ कि अच्छा उन्हें यदि अपना पावर ब्रांड क्रिएट करना है और वो कॉलेज से या जब वो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट कर रहे हैं तभी करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट किया। मेरी जनरेशन ने तो बहुत लेट किया क्योंकि हमारे लिए वो था ही नहीं। जैसे आपने कहा पावर ब्रांड 2000 में ही स्टार्ट हुआ है, 2020 में स्टार्ट हुआ है, राइट? जिसमें 2020 में बूम आया बूम उसमें, आया, मतलब लोगों ने रैली में वो जाके बोलना ऑलरेडी शुरू। था वहां पर। हाँ, तो हम लोगों ने तो कभी सोचा ही नहीं था, बट आज की जनरेशन एटलीस्ट सोचती तो है। तो ऐसा क्या करना चाहिए उन लोगों को, अदर देन ऑथेंटिसिटी, बीइंग ऑथेंटिक नेचुरली, कि वो एक अपना पावर ब्रांड क्रिएट, उस पे काम करना शुरू कर दें? लाइफ में जितना इम्पोर्टेंट होता है कि क्या करना चाहिए, उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। सो वो एक आपको एक गार्ड रेल की तरह हमेशा इनेबल करता रहता है कि अच्छा इसको टापना मत, टापोगे तो फिर देन यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेपरकशंस। लोगों को यूजुअली ऐसा लगता है कि सक्सेस हैपेंस ओवरनाइट, रातों रात मिल ही जाती है। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको बोला एक क्रेजी रिक्वेस्ट 1 महीने में वायरल कर दो। हाँ, हाँ। ठीक है, तो अ, ऐसे ये रियलिटी नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, आप अगर क्रेडिबल तरीके से आगे बढ़ोगे तो इट विल टेक टाइम, और अगर तरीके से इन डबल कोट्स आगे बढ़ोगे तो फिर तो आप 1 हफ्ते में भी वायरल हो सकते हो। ठीक है, आई विल नॉट गेट इनटू द निटी-ग्रिटी ऑफ इट। ठीक है, बट हैविंग सेड दैट, खुद के पास वो एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अच्छा मैंने इतने लोगों के साथ मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ, या मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है या मेरा ओपिनियन है कि
ये स्वीट स्पॉट लाई करता है जिसमें शायद मेरा एक पेट प्रोजेक्ट है और या मैं पैशनेट हूँ किसी चीज़ को लेकर, ठीक है, वो समाज सेवा से भी स्टार्ट हो सकता है। लाइक देयर आर सो मेनी सोशल वर्कर्स हु आर डूइंग such amazing work for humans, for animals, right? Voice for Voiceless is there. Then there is Sagar Kumar, a social worker on Instagram. These two are very, I have genuine respect for them क्योंकि ये लोग सच्ची ग्रास रूट लेवल पर चेंज ला रहे हैं, ठीक है। फिर आनंद मलिगवाड़ सर हैं, ही इज डूइंग कितना ज्यादा फॉर लेक्स, ठीक है। रामवीर तनवर सर हैं, ही इज ऑल्सो डूइंग अ लॉट फॉर पॉन्ड्स एंड ऑल द वाटर बॉडीज, उनके रिवाइवल के लिए। ये एक एस्पेक्ट है। कुछ हैं जो कि बहुत जल्दी दे फाइंड सम सक्सेस इन स्टार्टअप कल्चर, तो उसके अंदर दे वांट टू बी गाइड्स। अपने एक या दो थीम्स पता होनी चाहिए कि किसके ऊपर क्या बात करनी है, ठीक है। फिर उसके आगे की जर्नी आपके लिए इजी हो जाती है क्योंकि आपको पता, आपको एटलीस्ट ये तो पता है आपको करना क्या है। बिल्कुल। मेजॉरिटी लोगों को और उनकी जिंदगी भी खत्म हो जाती है, उनको ये नहीं पता था कि वो आए किस लिए थे, क्योंकि ऑब्वियसली इफ यू आर हियर यू आर फॉर सम कॉज और पर्पस, राइट? अदरवाइज तो यू आर वन अमंग्स द जनता। अब आपके पास अगर एक्सेप्टेंस है कि यू आर ओके बीइंग दैट, देन यू डोंट नीड टू डू ऑल दिस, ठीक है। जब आपने अपने आप को एस्टैब्लिश कर लिया कि अच्छा मेरा ये नीश होगा या मुझे इस बारे में बात करनी है या मेरा एक तरीका है कि मेरे पास एक एक्चुअल प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन है, ठीक है, उसको फिर आपको कैसे शोकेस करना है वो तो आपको इनेबल करने के लिए बहुत सारे लोग हेल्प भी कर देते हैं, ठीक है। बट दो चीजें हैं जो लोग नहीं बात करते। कंटेंट के साथ एक बर्नआउट आता है, फटीग आता है, ठीक है। बहुत सारे दिन ऐसे होंगे आपका मन करेगा आपको नहीं करना, आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड करनी जरूरी है, वेयर टू ड्रॉ द लाइन, ठीक है। इफ इट इज माई पैशन, अगर मेरे को उससे स्ट्रेस आना शुरू हो गया तो आई नीड टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, ठीक है। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज करके बर्नआउट की तरफ चले जाते हैं और जिस चीज़ पे वो पैशनेट होते हैं उससे दूर हो जाते हैं, ठीक है। देखा है मैंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी देखे हैं जहाँ पे जो उनका मेन थीम था, जैसे आपने बोला टॉपिक जो उन्होंने पिक करके स्टार्ट किया था जिससे मेरे ऑडियंस है, मैं उससे हट गया। क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो फटीग ही है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी वहां पे एक बार ब्रेक हो गई है। नहीं, इसका बहुत सारे लोग पॉपुलर टॉपिक्स पे इसलिए जाते हैं ताकि उससे वो रेलेवेंट दिखते रहें, अच्छा, या उनके फॉलोअर्स ऐड होते रहें, या उनके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहें। एक स्मार्ट तरीका है इसको करने का कि मतलब आप अपनी ओवरऑल थीम तो रखो बट उसके अंदर में भी आप कुछ एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है, जो कि ब्रॉडर ट्रेंड को फॉलो करे, ठीक है। अब जैसे इंस्टाग्राम पे कौन सा ट्रेंडिंग म्यूजिक यूज करना है, अगर आप उसका वॉल्यूम कम कर दोगे वो फिर भी बैकग्राउंड पे रहेगा, वो फिर भी फेच होगा, बट आप तो अपने मुद्दे की बात कर रहे हो। ये तरीके होते हैं। अगर आपका थॉट प्रोसेस ही इवॉल्व हो गया या आइडियोलॉजी चेंज हो गई, वो फिर सेपरेट है, अच्छा, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लोगों को लगता है कि अच्छा हमने 3 महीने करा, रिजल्ट नहीं आया, मैं छोड़ दूंगा, तो लेट्स गिव अप। आपने स्टार्ट किस पर्पस के लिए किया था? फॉलोअर्स ऐड करने के लिए या अपनी बात कम्युनिकेट करने के लिए? प्लेटफॉर्म सिलेक्शन, अगर आप रील पर नाच भी सकते हो, ठीक है, या आप एक ब्रांड केस स्टडी भी लिख सकते हो। दोनों केसेस के अंदर आप एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, क्योंकि आपका कंटेंट आप डाल रहे हो, ठीक है। आपका एक बिलीफ है कि अच्छा ये मेरा वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ठीक है, कि मैंने कैसे एक्सप्रेस करा अपना थॉट, लिख के, गा के, बोल के, नाच के, जैसे मर्जी किया हो, ठीक है। बट एटलीस्ट उतना तो आप अपने ऊपर ट्रस्ट रखो, या अपने आर्ट या क्राफ्ट के ऊपर तो कम से कम ट्रस्ट रखो कि वो इट कैन सर्वाइव, क्योंकि इट इज नॉट एन ईजी जर्नी। बहुत टाइम तो ऐसे होगा कि पता नहीं आप कंटेंट से पता नहीं कितना ही अचीव कर लोगे, फिर कुछ फेजेस आएंगे वेर यू माइट नॉट बी एबल टू पुल दैट, बट डज दैट मीन कि आप गिव अप कर दो? अगर वो कर रहे हो तो देन यू शुड नॉट बी इन इट, और पॉज एंड रीस्टार्ट। तो जो पॉज एंड रीस्टार्ट है उसमें यू विल नॉट लूज योर ऑडियंस? नहीं, तो यूजुअली क्या होता है, अगर आपको मालूम है कि एक ब्रेक लिया आपने, ठीक है, मेरे को लगता नहीं है कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं जो अकेले अपना कंटेंट मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। मुश्किल है। मैं अपना कंटेंट खुद लिखता हूँ। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि वी विल राइट इट फॉर यू, यू आर बिजी एंड ऑल। मैंने कहा मैं अपना कंटेंट के फ्रीक्वेंसी कम करने के लिए तैयार हूँ,
ठीक है, बट कंटेंट मेरे लिए थेरेपी है। मेरे दिल से आना चाहिए। मैं अपना मतलब मैंने कहा ये तो वो वाली बात हो गई कि मेरी जगह आप जिम चले जाओ और आपकी बॉडी बन जाएगी। ठीक है, मतलब मेहनत तुम करो, काम मेरा हो जाए। हाँ, वैसे नहीं होता है, कंटेंट वैसे ही होता है। अगर वो आपके लिए पर्सनल नहीं है, आप हो सकता है कि आपने रिसर्च के लिए एक टीम रखी हो या प्रोडक्शन के लिए एक टीम रखी हो, ठीक है, बट फेस तो आप हो, फेस थोड़ी चेंज हो जाएगा। जैसे आपका डीएनए चेंज नहीं होता, फिंगरप्रिंट चेंज नहीं होते, वैसे आपका फेस भी चेंज नहीं होगा। मतलब अनटिल आपको सर्जरी करवानी हो, ठीक है, तो सर्जरी भी मतलब ये है कि अच्छा एक ऑल्टर ईगो इवॉल्व हो गया अब, बट तब भी तो फेस आप ही रहोगे। तो वो एक जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए पहले से कि अच्छा ये डिफिकल्टी होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास जैसे कोई जॉब में जाते तो एक इंडस्ट्री में मेंटोर्स हो, या अगर आप कंटेंट क्रिएशन में तो आपके पास सीनियर्स हो जो आपको ओपिनियन दे जो कि रियलिटी से जुड़ा हो, ना कि उस रियलिटी से जिस रियलिटी को आप देखते हो, जो आप सुनना चाहते हो। जो आप सुनना चाहते क्योंकि हो। बहुत सारे लोग का यही होता है कि वो यार, जब यहाँ एक हाँ, बार चढ़ जाता है तो उसके तो- बाद आपको वो बेसलाइन दिखता ही नहीं है कि आपकी स्टार्ट कहाँ से हुई थी और आपने क्या चैलेंजेस फेस करे हैं। फिर आपको लगता है नहीं अब तो मेरा बेसलाइन चेंज हो गया है, ठीक है, तो मेरा कंपैरिजन और बेंचमार्किंग भी इसी हिसाब से होगा। जेन्युइनली मोस्ट केसेस के अंदर होना भी चाहिए, बट अगर आपके ही मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पे अगर उसका इम्पैक्ट आ रहा है देन यू नीड टू रीअसेस कि बेसलाइन कहाँ पे है, क्योंकि आप उसको सस्टेन नहीं कर पाए उस बेसलाइन को। बिल्कुल। देवान, इसी के एक आगे क्वेश्चन जिस पे हमने डिस्कस भी किया था कि अब मुझे इसको मोनेटाइज करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंटेंट को मोनेटाइजेशन के साथ भी लिंक करते हैं और करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ। तो उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा? प्राइमरीली ये आपके नीश पे डिपेंड करता है। जैसे अब मैं एज एन एग्जांपल अगर आपको बताऊं, मेरे को ब्रांड्स के बारे में लिखना या फाउंडर्स के बारे में लिखना स्टार्टिंग से बहुत ऑर्गेनिकली लगा है, ठीक है, और मोस्टली ब्रांड्स भी क्या चाहते हैं कि उनके बारे में कोई लिखे, ठीक है, या हमारे फाउंडर के बारे में बात हो या हम चर्चा में रहे, रेलेवेंट रहे, ठीक है, तो वो एक ऑर्गेनिक सीमलेस प्लग हो जाता है। अब क्योंकि मैं मार्केटिंग और ब्रांड बिल्डिंग वाले स्पेस के अंदर हूँ तो ये मेरे लिए तो एक ऑटोमेटिक फिट है, ठीक है। वहीं पर लोग हैं जो कि फाइनेंस से रिलेटेड एडवाइस देते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे ब्रोकरेज कंपनीज या स्टॉक्स वाली जो कंपनीज हैं, पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज हैं, वो फिर चाहेंगे कि ऐसे लोगों से कोलैबोरेट करें। मेजर चीज जो एक कोलैबोरेशन एड्रेस करती है वो विजिबिलिटी, ठीक है, कि हम इनकी ऑडियंस के सामने जो हमारे लिए पेइंग कस्टमर हो सकते हैं या हमारे कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं, उनके सामने अपना मैसेज पहुंचाए, ठीक है। अब ब्रांड अवेयरनेस एक तरीका है, ठीक है, उसके थ्रू ये लोग आपको स्पॉन्सर्ड कंटेंट दे सकते हैं या स्पॉन्सर्ड वीडियो बोल सकते हैं करने के लिए, या हो सकता है बोलेंगे कि आप आकर हमारे साथ शूट कर लो, ठीक है, या फाउंडर के साथ एक रिकॉर्डिंग कर लो, ठीक है। ये मल्टीपल फॉर्मेट्स हैं, ये सब पेड है। जैसे बहुत सारे आप देखते हो मीडिया में भी स्पॉन्सर्ड कंटेंट का टैग आता है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो स्पॉन्सर्ड कंटेंट। वहां नीचे हैशटैग कोलैब लिखा होगा एज पर द आस्की गाइडलाइंस, ठीक है, बट कितने ऑथेंटिकली आप उसको कम्युनिकेट कर रहे हो उससे आपकी वैल्यू ऐड होती है, ठीक है। कोई भी बैलेंस शीट देख के 5 मैट्रिक्स निकाल कर वहां डाल देगा, ठीक है, बट आपका लिखने का क्या तरीका है, आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो और कैसे कर रहे हो, क्या वो ऑर्गेनिकली प्लग इन हो गया आपके कंटेंट के हिसाब से कि नहीं। फोर्स है तो उस पर ट्रैक्शन नहीं आएगा, ऑर्गेनिक हो सकता है वायरल भी हो जाए। ओके, यही डिफरेंस है। देवान, आई थिंक मेरे सारे जो क्वेश्चंस थे वो हम लोगों ने ऑर्गेनिकली उसको बहुत आराम से अच्छे से एड्रेस कर लिया। एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन था। आई थिंक मैं एक टर्म जो है चेंज करने वाला हूँ अपने लिए स्पेसिफिकली, फ्रॉम अ पर्सनल ब्रांड टू अ पावर ब्रांड, बट इट्स अ वेरी बिग चेंज। आई थिंक जो आपने बताया उससे मेरा पर्सपेक्टिव भी चेंज हुआ है, एंड आई होप कि जो हमें देख रही है ऑडियंस उनका भी पर्सपेक्टिव चेंज हो कि देयर इज नथिंग अ पर्सनल ब्रांड इज, देयर इज अ पावर ब्रांड, हाउ मच, बिकॉज एवरीवन इज अ पर्सनल ब्रांड। हर किसी का पर्सनल ब्रांड तो है ही, बट हाउ यू कैन मेक दैट ब्रांड अ पावर ब्रांड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच। तो आज हमने बात करा था पर्सनल ब्रांड कंटेंट क्रिएशन से, एंड कुछ मार्केटिंग के बारे में समझने के लिए कि मार्केटिंग आजकल कैसे मार्केटर्स देख रहे हैं, राइट। बट कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली, जैसे स्पेसिफिकली कि पर्सनल ब्रांड तो हर किसी के पास है, उसको पावर ब्रांड कैसे बनाना है। कंटेंट क्रिएशन हर कोई करना चाहता है, बट आपको निश ढूंढना है अपने लिए, राइट। और मार्केटिंग की जो
तरीके हैं जिसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी टर्म बोली कि ह्यूमनाइजिंग ऑफ ब्रांड्स बन रहा है, कि जो ब्रांड्स हैं आजकल वो ह्यूमनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, कि हम उस ब्रांड को कैसे लिंक कर सकते हैं टू अ पर्सन। तो ये सब चीज़ जो सीखी हैं, हम कोशिश करेंगे कि इसको हम अप्लाई भी करें अपनी डे लाइफ रूटीन में, और देखें कि हम इनसे कैसे इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए हो रही हैं, है ना? तो आपको मेरा एपिसोड अच्छा लगा हो, आपको ये पॉडकास्ट सुन के मज़ा आया हो, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, ठीक है? और आप यदि हमें किसी भी ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं तो फॉलो करें, और कोई भी फीडबैक है तो आप हमें लिख सकते हैं, हम जीमेल, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पे। सो इसी के साथ ये पॉडकास्ट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।